इसके अंतर्गत सुनिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद के इस सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण रखा। आज आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री द्वारा रखे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। एसपी जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत ही ब्राइट पिक्चर हमें दी है इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें कि बड़ी अच्छी इंसाइट्स मैं ये कहूंगा कि डेवलप हुई हैं। जैसे कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग विकेट पे हैं एंड बहुत ही स्टेबल फुटिंग पे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट रेजिलियंस। हमारी इकोनॉमी बहुत ही रेजिलियंट है। जैसे कि हम कोरोना की इमीडिएटली बाद ही हम बहुत अच्छे से ग्रो किए। जो ग्रोथ था वो 9.7% का ग्रोथ हमने हासिल किया। उसके अगले वर्ष में हमने 7.2% का ग्रोथ किया। फिर उसके बाद हमने फिर अगेन 8.2% का ग्रोथ हासिल किया। तो ओवरऑल जो ट्राजेक्टरी है बहुत स्ट्रांग है। अगर हम इसका एवरेज देखें कि कोरोना के बाद 2021 के बाद जो पिछले 3 वित्त वर्ष थे उसमें हम 8% से ऊपर ऑन एन एवरेज ग्रो किए। तो सर्वे में बताया गया है कि कोविड का इम्पैक्ट टोटली खत्म हो चुका है और अभी हम आगे विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग है। हमारी जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत रेजिलियंट हो रहा है। सरकार ने जो रिफॉर्म्स की, जो खास करके मेक इन इंडिया से रिफॉर्म शुरू हुई, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, देन आत्मनिर्भर भारत, देन द PLI स्कीम, और सरकार ने जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो ये सभी रिफॉर्म्स ने मिलके जो इकोनॉमी है उसकी रेजिलियंस को बहुत इंक्रीज किया है। और आज हम विश्व में डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस, जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में युद्ध है, उधर इजराइल और गाजा में युद्ध है, तो काफी ऐसी हेडविंड्स हैं जो नेगेटिव हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो नेगेटिव हैं, जो कि बहुत सारी इकोनॉमीज को इम्पैक्ट कर चुकी हैं। पर इंडिया इस मामले में बहुत ही रेजिलियंट रहा है और इंडिया ने बड़े ही अच्छे कैलिब्रेटेड स्टेप्स के साथ इन सभी का सामना किया है और बहुत अच्छे लेवल पे हम ग्रो किए हैं। और फिर सर्वे ने बताया है कि हमारी जो ग्रोथ है, अगर हम उसको कंजर्वेटिव लेवल पे लें तभी भी हम इस साल में 6.5 और 7% के बीच में ग्रो करेंगे। लेकिन उसमें हमारा अनुमान है कि 8% जो ग्रोथ रेट है वो एक न्यू नॉर्मल बन चुका है भारत के लिए। हम 8% के आसपास फिर भी ग्रो कर पाएंगे, हमारा अपने विचार ये है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने अपना जो एस्टिमेट दिया है वो 6.5 से 7% के बीच में ग्रोथ का एस्टिमेट इस वर्ष के लिए दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की GDP की विकास दर जो है पिछले 3 वर्षों में लगातार तकरीबन 7% से ऊपर ही रही। वित्तीय वर्ष 2024 में 8.2% तक पहुंच गई और इस वित्त वर्ष के लिए अनुमान है कि 6.5 से 7%, जैसा कि अभी आपने बताया। तो आपके हिसाब से क्या फैक्टर्स होंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती देंगे? सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो मैं समझता हूं कि इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को ड्राइव करता है कंजम्पशन, जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेसिस पे ही हम आगे बढ़ते हैं और उसी से हमारी ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है। भले ही हमारे एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं पर हमें कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। खास करके जो रूरल सेगमेंट है, जो रूरल इंडिया है, वहां पे कंजम्पशन को और सपोर्ट करने की जरूरत है। इनकम्स और बढ़े, रूरल एंटरप्राइजेस और एस्टेब्लिश हों और जो लोगों को रोजगार के संसाधन और ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब कंजम्पशन होगा, जब डिमांड ट्रैजेक्टरी एक्सपेंड होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जैसे कि अभी डिस्पोजेबल इनकम है, जो लोगों के पास, खास करके जो मिडिल इनकम ग्रुप्स है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम रह जाती है क्योंकि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन बहुत हाई है। हम जो पीक टैक्स रेट है 30%, उसी को मिडिल इनकम के ऊपर लगा रहे हैं। 15 लाख के ऊपर हम 30% का जो है इनकम टैक्स लगा रहे हैं। तो मिडिल इनकम से इम्पैक्ट होती है तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए हमें ये स्लैब्स में कुछ रैशनलाइज करना होगा। जो पीक रेट है, जो 30% का इनकम टैक्स है, वो 30 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर लगे। जो उसके नीचे की इनकम्स है उसके अनुसार ही वैसी स्लैब्स हों। हम ज्यादा से ज्यादा जो है रिफॉर्म्स करें, रैशनलाइज करें टैक्सेस को, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड पैदा होगी और फैक्ट्रीज अपना एक्सपेंशन मोड में आएंगी। वो अपनी कैपेसिटीज को एक्सपेंड करेंगी। जब उनका जो प्रोडक्शन है वो बड़े स्तर पे बिकना शुरू होगा तो उनको प्रोडक्शन मोड में आएगी और फिर वो प्रोडक्शन एक्सपेंड करेंगी जब, तो उनको और ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स जो है अपने फैक्ट्रीज में डिप्लॉय करनी होगी। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को टच करने के, एम्प्लॉयमेंट को एक गति देने के लिए हमें जरूरी है कि अपनी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी को और स्ट्रॉन्ग करें, उसको और ज्यादा फैलाएं।
our factories are able to produce more and are able to deploy more workforce in their respective premises. तो उनको इस तरीके का हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग है वो हमें इनकम लेवल को इंक्रीज से करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो रूरल इनकम्स है, खास करके जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए और नए संसाधन के वो फूड प्रोसेसिंग में और एंटर करें, रूरल एंटरप्राइजेस और से ज्यादा और हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए, तो लोगों के लिए जो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपेंड होगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट के संसाधन पैदा होंगे, और तीसरा जो हमारी सप्लाई चेन है, एग्री सप्लाई चेन है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी और हम इन्फ्लेशन को भी बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। जी, अभी आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, तो अगर कृषि क्षेत्र जो है हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भागीदार है और इस वर्ष मॉनसून काफी अच्छा दिखाई भी दे रहा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये किस तरह से बढ़ावा देगा और साथ ही में देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कैसे बेहतर हो सकता है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा एक, मैं समझता हूँ कि वो बैकबोन है, वो हमारे ग्रासरूट में है, वहीं से हमारी जड़ है और वहीं से हम आगे ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेज गति से विकास हुआ है। जो कोरोना का टाइम था उसमें भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो किया। अगर मैं 2017, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 तक का डेटा देखता हूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 3% से ऊपर ग्रो किया। लास्ट ईयर में थोड़ा 1% के आसपास की ग्रोथ रही, लेकिन उसके जो पहले 5 वर्ष थे उसमें 3% से ऊपर ग्रो किया था। तो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है उससे मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आती है, और हमने देखा कि लास्ट ईयर में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत गति मिली। जो 23-24 का वित्त वर्ष था उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% के आसपास ग्रो किया, क्योंकि जब एग्रीकल्चर इनकम्स बढ़ती हैं, जब रूरल एरियाज में प्रॉस्पेरिटी आती है, जब वो अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर पाते हैं तो डिमांड बढ़ती है। लोग 2 व्हीलर्स खरीदते हैं, लोग ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, लोग ब्याह शादी में और ज्यादा खर्च करते हैं। तो इस तरीके से जो कंजम्पशन ट्राजेक्टरी है, जो एग्रीगेट डिमांड है, उसमें फैलाव आता है। और इसी के मद्देनजर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, फैक्ट्रीज भी अपना एक्सपेंशन मोड में आती है और वो अपना ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करती है, एफिशिएंसीज और इंक्रीज होती है, उसमें हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमारी जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयमेंट की बात चली तो 2047 में हम विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं और इस ओर जाने के लिए बहुत ही अहम पहलू है रोजगार जो है। और अभी ये भी बात करी गई कि लगभग 78 लाख से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो एनुअली 2030 तक हमें हर साल चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स इसमें बेहतर रहेंगे कि जो जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देंगे? हमारा ये विचार है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। हमने पीछे अपना 100 इयर्स जो एजेंडा था उसके लिए हमने सजेशंस दिए कि जो एम्प्लॉयमेंट के संसाधन है वो ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई में होंगे, क्योंकि हमारे पास 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं। जितना हम एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग देंगे, जितना उनको सपोर्ट करेंगे, जितना उनके कंप्लायंसेस को कम करेंगे, जितना उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, वो एमएसएमईज और तेज गति से ग्रो करेंगी। और अगर ऑन एन एवरेज एक एमएसएमई ने एक जने को भी एम्प्लॉयमेंट दे दी तो 6 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो खाली हमारा एमएसएमई सेक्टर ही क्रिएट कर सकता है आने वाले 6-7 वर्षों में 2030 तक। सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। और दूसरे नंबर पे हम ये समझते हैं कि जो लार्ज कंग्लोमरेट हैं, जो हमारे एक वी आर प्राउड ऑफ देम कि हमारी जो बहुत बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जो लार्ज कंग्लोमरेट हैं, दे आर बिकमिंग मल्टीनेशनल, वो विदेशों में उनकी शाखाएं हैं, तो उनको और सपोर्ट करके हम उनका एक्सपेंशन और बेहतरीन करके वो भी एम्प्लॉयमेंट के और नए नए संसाधन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि जो सरकार के जो अपने रिक्त स्थान है जहां पे अभी वैकेंसीज पड़ी हैं, वो अगर सब फिल कर दी जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। लगभग कोई हम समझते हैं कि लाखों में जो है एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी क्रिएट हो सकता है, जो रिक्त स्थान है जो उनको भर दिया जाए आने वाले 6 महीने में, 1 साल में। और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने पहले बात की कि रूरल एंटरप्राइजेस हैं और जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल सकती हैं, खास करके रूरल यूथ के लिए बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। तो कुल मिला के हमारा अनुमान है कि हम अगले जो 6 वर्ष हैं 2030 तक हम लगभग कोई 10 करोड़ जॉब्स जो है इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जब एम्प्लॉयमेंट की बात करी तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में एक एआई का काफी बात करी गई कि एआई क्या चैलेंजेस लेके आएगा और किन सेक्टर्स के लिए वो दिक्कत वाला हो सकता है। देखिए, एआई के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये एक फैसिलिटेटर है, इससे लोगों को और रोजगार के संसाधन ही पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति में आएगी और वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। हम नहीं समझते कि उसका किसी चीज के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गलत असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। अगर आप देखें कि
ये जितना भी ओला उबर में जितना बिजनेस है, जो दूर दराज से आके जो लोग ड्राइविंग करते हैं बड़े बड़े शहरों में, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। वो जीपीएस के सहारे, उनको रास्ते पता भी नहीं होते, वो ढूंढ लेते हैं और जो मुसाफिर है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट है, जो कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे उनको बहुत अच्छा, वो हजारों में कमा रहे हैं, 10-20-30 हजार रुपया, 50 हजार तक भी लोग कमा रहे हैं, इससे ऊपर भी कमाते हैं। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के संसाधन पैदा हुए हैं, हम समझते हैं। तो एआई के आने से मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे नहीं होना चाहिए, बल्कि वो नए द्वार और नई अपॉर्चुनिटीज ही खोलेगी लोगों के लिए। चालू वित्त वर्ष में बात करें तो महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अगर हम बात करें दुनिया में भारत बाकी देशों के मुकाबले कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, बाकी देशों के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो हम बहुत ही बेहतर हैं। और जिस तरीके से अगर हम एम्प्लॉयमेंट की भी बात होती है तो हम अगर कंपेयर करें तो हम बहुत सारे ऐसे इकोनॉमीज हैं जहां से हम बहुत बेहतर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं अभी इस लेवल पे। क्योंकि हम देखते हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, क्योंकि लेमन क्राइसिस के बाद अभी तक जो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था है वो अभी तक संभली नहीं है। उसके बाद जैसे लेमन क्राइसिस हुआ था, उसके बाद यूरोप में क्राइसिस हुआ, उसके बाद जापान में स्लो डाउन हुआ, जापान के बाद चाइना में स्लो डाउन हुआ। वो चाइना भी स्लो डाउन से रिकवर नहीं हुआ था कि चाइना और यूएस में ट्रेड वार हो गई। वो ट्रेड वार अभी सेटल नहीं हुई थी, कोरोना ने इम्पैक्ट किया, कोरोना अभी सेटल नहीं हुआ तो जियोपॉलिटिकल हो गई। तो पिछले 15 साल जो थे बहुत ही एक ऐसे डिफिकल्ट ईयर्स रहे हैं पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए। तो बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस कर रही हैं, लेकिन कैलिब्रेटेड स्टेप्स के साथ, एक सोच समझ के साथ हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसा पोटेंशियल है कि हम उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, और हम अवश्य उसको एड्रेस करेंगे। और हम समझते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बहुत ही एक नॉर्मल लेवल में आएगा। आने वाले 5-6 वर्षों में हम एक बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। हमने हाल ही में देखा है पिछले कुछ साल से रिटेल पार्टिसिपेशन जो है शेयर बाजारों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डीमैट अकाउंट का नंबर ले लें तो वो मतलब रिकॉर्ड दर छू रहे हैं। और खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो बढ़ता पार्टिसिपेशन है, इसको लेकर के इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि ये भारतीय इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्पेकुलेशन होती है। उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हेज करना होता है कैश मार्केट में। बड़े जो प्लेयर्स हैं जो कैश मार्केट में बहुत बड़ी पोजीशंस लेते हैं, उनको हेज करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन से उनको हेज किया जाता है। लेकिन कई बार रिटेलर जो है वो बिना सोच समझ के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने लगता है, और उसके पास कोई कैश मार्केट में भी कई बार पोजीशन नहीं होती, खाली उस फ्यूचर कॉल और पुट ऑप्शन के ऊपर ही खेल रहा है। तो जिनके प्रीमियम बहुत तेज गति से कम होते हैं और ज्यादा होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो है लोगों को लॉस ही होता है। तो कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें के लोगों को सुझाव दिया जाए कि स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स जो कैश मार्केट में है वही अच्छे से ग्रो करती हैं। स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा जो नुकसान होने के डर जो है वो रहते हैं। और भारत की जो ग्रोथ रही है ये आपकी नजर में कितनी सेटिस्फैक्टरी है? आपकी इस पे टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जो बहुत सारे इकोनॉमीज अभी कोरोना के इम्पैक्ट से नहीं उभरे हैं, अभी वो प्री कोरोना लेवल के जो ग्रोथ रेट है वो नहीं हासिल कर पाए हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही रेजिलिएंट अर्थव्यवस्था है, जिसने इमीडिएटली आफ्टर दी कोरोना, मतलब एक ही वर्ष में अपना जो ग्रोथ रेट था एक नए सिरे पे 9.7% पे, हम बहुत ही लो से एकदम से हाई पे हमने रिकवर किया। और उसके बाद ये नहीं कि वो लो बेस इफेक्ट की वजह से हमने रिकवरी देखी, उसके बाद उस हाई ग्रोथ रेट के ऊपर भी हम 7% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं पिछले 2 वित्त वर्ष में। तो ग्रोथ टोटली सेटिस्फैक्टरी है, और सेटिस्फैक्टरी नहीं कहूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग कहूंगा। वर्ल्ड में हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है अगर हम लार्ज इकोनॉमीज में देखें और G20 इकोनॉमीज में देखें। तो ये श्लाघायोग है कि हमने डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स वी आर ग्रोइंग इन अ ग्रेट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब सभी को प्रतीक्षा है कल केंद्रीय बजट की। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद के समक्ष बजट पेश करेंगी और ये इस नवगठित सरकार का पहला बजट होगा। आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर SP शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289 094 044।